गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान ज़रूर दे रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको अध्याय 6 दहन और ज्वाला पढ़ाया था। तो उस अध्याय का अगला हिस्सा, अगला टॉपिक आज हम पढ़ते हैं दहन के प्रकार। बच्चों, एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट आप लाइए तो क्या होता है। गैस क्या होती है, तुरंत जलने लगती है। तो हमने क्या देखा, हमने पाया कि गैस तेज़ी से जलने लगी तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है, तीव्र दहन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने गैस स्टोव ऑन किया, उसमें माचिस की तीली या गैस लाइटर जलाया तो वो तुरंत जल गई और ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करने लगी। तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाएगा, आपका तीव्र दहन। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बच्चों, फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। या आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फास्फोरस बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये वायु के साथ अभिक्रिया करके तुरंत जलने लगता है, इसलिए फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसको हम स्वतः दहन कहते हैं। इसमें दहन अपने आप हो रहा है। तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाएगा, आपका स्वतः दहन। इसमें आपके कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन के कई अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल में लगने वाली आग, आप लोग पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि जंगल में आग कैसे लगती है, वो भी स्वतः दहन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने दहन के प्रकार में एक क्या पढ़ा, तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका, देखिए हम जब त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने के साथ ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है और इस अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। पटाखों पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। आप लोगों ने कुछ पटाखे ऐसे देखे होंगे जिनको अगर हम पटकते हैं ज़मीन में या दीवार में तेज़ी से पटको तो वो आवाज़ करता है तेज़ी के साथ। तो इस तरह पटाखे क्या होते हैं, दाब डालने पर भी फटते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने स्वतः दहन, तीव्र दहन और विस्फोट पढ़ा दहन के प्रकार में। तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बच्चों, ज्वाला। बच्चों, एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं, एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है। ये देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का रंग आपको कैसे दिख रहा है, पीला। और एलपीजी गैस का कैसा दिख रहा है, इसमें हल्का पीला और ज़्यादातर ये कैसा होता है, नीले रंग का होता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है। मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसन बर्नर की ज्वालाएँ, देखिए ये इनकी ज्वालाएँ हैं। अब बच्चों, आपने 7th में मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। बहुत बार आप लोग इसे पढ़ चुके हैं कि बहुत तेज़ी से जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो कुछ और शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इस सब में आपको बहुत सावधानी रखनी है कि आप कोई भी चीज़ अगर जलाते हैं तो बहुत सावधानी है, किसी बड़े के साथ आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ, यानी जब उनको दहन करेंगे तो कौन से ज्वाला देते हैं और कौन से नहीं देते हैं। तो ये तो आप लोग ऐसे ही जानते होंगे। देखिए, मोमबत्ती को अगर आप दहन करेंगे मोमबत्ती का तो क्या वो ज्वाला देगी, हाँ देगी। मैग्नीशियम रिबन, हाँ ज्वाला देता है। कपूर तो देता ही, आप लोग देखते घर में पूजा के समय ज़्यादातर कपूर का प्रयोग किया जाता है। आरती करते तो कपूर देख जलाते हम तो वो ज्वाला उत्पन्न करता है। मिट्टी के तेल का स्टोव भी ज्वाला उत्पन्न करता है। लकड़ी का कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए बच्चों, ज्वाला की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। आप क्या करिए, एक आपने मोमबत्ती ली, ठीक है, और एक ये आपने मोमबत्ती ली है और एक कांच की नली ली है, ये आपकी कांच की नली है, और उसको किससे पकड़ा हुआ है? संडासी से पकड़ा हुआ है, और उसको मोमबत्ती की ज्वाला के पास आप ले गए, ठीक है। और दूसरी ओर आप क्या किया, आपने एक माचिस की तीली ले गए जलती हुई। तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ ये जो है और तेज़ी से क्या उत्पन्न करेगी, यहाँ पे ज्वाला उत्पन्न करेगी। क्यों? क्योंकि जो ये मोमबत्ती जो जल रही है, तो ये क्या कर रही है, दहन के समय इसमें क्या हो रहा है, वाष्पित हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, जो वाष्पित हो रही है, और ये वाष्प इस नली के थ्रू यहाँ मोमबत्ती तक, तीली तक पहुँच रही है, और यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रही है, ज्वाला उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और तो इस तरह इससे हमें क्या पता चलता है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी का तेल है और पिघली हुई मोमबत्ती क्या करते हैं, ये साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय क्या करते हैं, ये वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ज्वाला का निर्माण यहाँ पे भी कर रहा है। लेकिन जो लकड़ी का कोयला, जैसे लकड़ी का जो टुकड़ा है, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, जब इसको हम जलाते हैं, जब ये जलेगा तो क्या होगा, ये वाष्पित नहीं होता, ये वाष्पित नहीं होता, इसलिए ये ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। यही अंतर है इसमें, लकड़ी के टुकड़े में ज्वाला क्यों नहीं होती और मोमबत्ती में क्यों होती, क्योंकि ये वाष्पित हो रहा है इसलिए ये ज्वाला उत्पन्न करता है, और ये वाष्पित नहीं हो रहा है इसलिए ये ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। अब बच्चों आप इस ध्यान से देखिए, एक एक्टिविटी और है आपकी। जब किसी आप मोमबत्ती को जलाते हैं और उसके ऊपर अगर आप कांच की स्लाइड रख दीजिए, क्या करेंगे, आप मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर कांच की स्लाइड रख, कैसे रखें, एक संडसी से आपने पकड़ी हुई है। तो अगर उसको आप 10 सेकंड तक ऐसे ही आपने कांच ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर स्लाइड ऊपर रखिए, तो आप क्या देखेंगे, कुछ देर बाद उसमें क्या होगा, एक काला धब्बा बन जाता है कांच की स्लाइड के ऊपर। तो ये बच्चों काला धब्बा क्या है, ये काला धब्बा क्या है, यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों का जमाव है। ये क्या है, आपके कार्बन के कणों का जमाव है। ये जो काला धब्बा है, ये जो मोमबत्ती जल रही थी उसके दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले, ये दीप्त क्षेत्र है इसका, इसमें बिना जले ये काला काला क्या है, कार्बन कणों का जमाव है, ठीक है। अब इसे देखिए बच्चों, एक एक्टिविटी और है आपकी छोटी सी, कि आप क्या करिए कि आप मोमबत्ती को जलाइए और एक क्या करिए, लंबा तांबे के तार को लगभग 3 सेकंड तक ज्वाला में पकड़कर रखिए। जो तांबे का तार है इसको, ये क्या है, तांबे का तार है, संडसी से पकड़ा है, और 30 सेकंड तक, कितने, 30 सेकंड तक इसको आप क्या करिए, ऐसे ही रखे रहिए ज्वाला में। तो आप क्या देखेंगे, ये जो तार का जो मोमबत्ती में है वो तो गर्म हो गई, उसका जो अगला हिस्सा है, लगभग इतना हिस्सा, ये भी क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। तो आपने ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है, यानी थोड़े कुछ ही बाहर है, वो रक्त तप्त हो जाता है। रक्त तप्त का मतलब है कि लाल एकदम हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि जो ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र है, इसका ताप क्या है, बहुत अधिक होता है। ये क्षेत्र आपका अदीप्त है और इसका ताप क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस क्षेत्र का ताप आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो मोमबत्ती का ये अदीप्त क्षेत्र है उसका ताप क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए बच्चों, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करते हैं, फूंकते हैं। और वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो कैसा होता है, सबसे अधिक गर्म होता है, ठीक है।
ये देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये बच्चों आपका सबसे गर्म भाग है, ये हिस्सा क्या है आपका सबसे गर्म, ठीक है। इसे हम अदीप्त क्षेत्र भी बोलते हैं। ये जो सबसे गर्म है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अदीप्त क्षेत्र भी बोलते हैं। ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो नीले रंग का है, और ये बीच वाला हिस्सा है आपका कम गर्म है, इसको हम दीप्त क्षेत्र कहते हैं। ये सबसे कम गर्म है। सबसे अधिक आपका अदीप्त क्षेत्र हो गया, कम वाला दीप्त क्षेत्र, और ये सबसे कम गर्म। और ये देखिए आंशिक दहन होता है यहाँ बीच में, और ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो ये काला रंग का, ठीक है। तो ये बच्चों ये एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, मोमबत्ती के चित्र बनाइए और ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र दर्शाइए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। इस अध्याय का जो शेष भाग है मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू बच्चों।